पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आरेख एक माह में विभिन्न मदों पर श्री कुमार का प्रतिशत व्यय दर्शाता है। घर पर कुल मासिक खर्च 1,12,000 रुपये, 1,12,000 रुपये मात्र है। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। कुछ इस तरीके से पाई चार्ट है और पाई चार्ट में आप देख पा रहे हैं पेट्रोल, बिजली, फ़ोन, पानी, सफाई वाला और धोबी का अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस माह के दौरान श्री कुमार का पेट्रोल और पानी पर कुल कितना संयुक्त व्यय हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पेट्रोल और पानी की बात हो रही है। पेट्रोल ये है और पानी आप देखेंगे तो ये है। 100% पाई चार्ट में यहाँ परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू जो है वो कितना है, 1,12,000। क्लियर। अब 100% का वैल्यू 1,12,000, पेट्रोल और पानी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है, 35, 37 और 10 47%। तो 47% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 112,000 अपॉन 100 इंटू 47। 00 से 00 खत्म। अब 112 को 47 से गुना कर लीजिए, 11247, लास्ट में 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 11 साते 77, 1 78, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो आगे भी कुछ नंबर होगा, इसको जोड़िएगा, ये 4 आएगा, 8 दूनी 16 और लास्ट में तो 0 है ही। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि लास्ट में 0 है यूनिट डिजिट पे, ये तो 0 तो होगा ही, उससे पहले 4 है, तो 4 सब में 4 यहाँ पे देखेंगे तो ये तो नहीं हो सकता है और ये भी नहीं होगा। 2 में 4 4 दिया हुआ है, 4 है, इसलिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले वाले में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, बस यहीं से क्या करना है, इसको ऐड करके 6 4 आ गया। अब देख लीजिए 4 4 है और 6 4 है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे कैलकुलेट करके और आगे जोड़ करके इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं समझने के लिए, बट पेपर में इसको करने की कतई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 4 कॉट स्क्वायर ए। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ए की जगह पर क्या है, मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का आप वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 30 45 60, और थीटा का वैल्यू रख के आप वहाँ पे उसका वैल्यू लिखिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 और सबका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखिए। 2 सेक स्क्वायर ए मान लेते हैं हम थीटा या ए बराबर हमने मान लिया 45 डिग्री। क्लियर। अब 45 डिग्री पे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 सेक स्क्वायर 45। अब कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 45 क्या हो जाएगा, √2। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। प्लस 4 इंटू कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, √2। √2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, माइनस 2। टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर 1, माइनस 10 का उल्टा कॉट 4 इंटू, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 2 और 4, 4 और 2 माइनस का 6, 8 4 12, 12 में से 6 गया 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस सन्निकट मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि लगभग में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आप देखेंगे √361, ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के आसपास में है, तो आप देखेंगे ये 361 के पास में है, 361 360। क्लियर। और 361 जो है
√361 उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 19 होता है। 19 से 361, तो ये चीज़ आ गया। प्लस 12 में पहले भाग का फिर गुना का, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, माइनस ये देखेंगे तो ये 169 के पास में है। √169 का वैल्यू होता है 13। 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169, तेरे तेरे 169, तो ये हो जाएगा 13। और ये ब्रैकेट क्लोज है, तो इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और पूरे का डिवाइड क्या है 2। 19 से 1 20, 20 5 25, 25 में से 13 को घटा देना, 3 में से 5 में से 3 गया, ये हो गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र ने सत्र 1 में 80/80 अंक और सत्र 2 में 75/90 अंक प्राप्त किए। यदि सत्रों का प्रतिशत भार क्रमशः 40% और 60% है, तो उसका अंतिम स्कोर का प्रतिशत क्या होगा। आपने भी एग्जामिनेशन दिया होगा 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह का, तो वहाँ पे परसेंटेज एक वेटेज होता है और एक तो होता है फुल मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स इतने का है, इतने में आपको कितना, जैसे 100 का होता है, 60 का होता है, 80 का होता है। यहाँ पे 100 मार्क्स जो है, कहने का मतलब 100% जो है वो कितना है 80 है। यानी 80 में पहले सत्र में एक कैंडिडेट 80 ला रहा है, यानी कि कितना ला रहा है 100% मार्क्स मतलब स्कोर कर रहा है। दूसरी वाले में 90 जो है 100% मार्क्स के बराबर है, और 90 में से वो क्या लेकर के आ रहा है 75 लेकर के आ रहा है। और इन दोनों का जो अलग अलग वेटेज है वो कितना है 40%। 40% कहने का मतलब 100 के बराबर, ठीक है। 40% और 60% दोनों 100 के बराबर। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो 80/80, तो ये 80 में क्या ला रहा है 80 ला रहा है, और वेटेज इसका कितना है 40% पहले सत्र का, तो ये कैलकुलेट होकर के कितना आ गया 40%। दूसरे में है 75%, 75% नहीं 75/90, यानी कि 90 में वो 75 लेकर के आ रहा है, और इसका जो वेटेज है कितना है 60% का वेटेज है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 15 पचे 75, 15 छक्के 90 और 6 दाएं की 60, और ये हो जाएगा 10 पचे 50, यानी कि ये हो गया 50%। और इन्हीं दोनों का सम पूछा जा रहा है, तो उनका अंतिम स्कोर का प्रतिशत क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 50 और 40 90%। 90% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंबल इतने रुपए में बेचा जाता है, जिससे 30% की हानि होती है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे सीपी निकालेंगे, यहाँ से ये विक्रय मूल्य है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दे देंगे, और सीपी निकालने के लिए क्या करना होता है 100 ऊपर, और लाभ या हानि जो भी होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो 30% का लॉस हो रहा है, तो 100 में 30 माइनस हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है 5%। अब सीपी हमारा ये निकल के आ गया, और इस पर 5% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि 105/100। हम कैलकुलेट करके तब मल्टीप्लाई जो करेंगे, हम पहले ही क्या करते हैं यहीं पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 100 से 100 खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब यहाँ पे 70 है और ये 105 है, तो ये 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, नीचे आ गया 10 और ऊपर में आ गया 15, तो 5 से कट जाएगा, क्योंकि 10 गुने 7 70, और ये 105 है तो 7 से हमने डिवाइड किया, नीचे में 10 है, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 11 3 33 और 1 34। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 17 देखिए किसका आ रहा है 2 का आ रहा है, ये दोनों तो होगा नहीं, यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है आंसर होने वाला है। तो 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 1722 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल के आया है, ये हमारा एसपी निकल के आया है। सीपी हमारा यहीं तक है,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सीपी जो है हमारा यहीं तक है, लेकिन इस सीपी में क्या किया गया है, 5% का प्रॉफिट जनरेट करके सेल किया गया है। तो 5% का प्रॉफिट लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये जो कैलकुलेट होकर के 1722 आएगा, ये एसपी होगा। क्या होगा, एसपी होगा। अगला देखते हैं, रानी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से इतने रुपए की धनराशि का ऋण लिया। क्लियर, तो ये हो गया पी। 2 वर्ष बाद वह 7% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 1 2 3 4 5 गुने 2 वर्ष और 7/100, एकदम साधारण से। 2 दूनी 4, 4 सते 28, 28 पे 1 2 3 0, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको तो बिना पेन उठाए भी आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए 5 है, आप अपने तरफ से कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऑड नंबर, ठीक है, जो कटने वाला ना हो पूरा पूरा। ये 5 में हमने मान लीजिए 2 से डिवाइड किया या 3 से, किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए। तो 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 दूनी क्या होता है, 4, 5 में से 4 गया 1। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या है, फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा, तो आइए देखते हैं। ये क्या है, ये है भाजक। ये क्या है, भाजक। भाजक को किससे गुना करते हैं, भागफल से। ये हो गया भागफल, और इसमें जोड़ देते हैं क्या, शेषफल। जब शेषफल जोड़ते हैं तो क्या हमें मिलता है, भाज्य मिलता है। ये आपने पढ़ा होगा। अब ये चीज अगर आपको पता है, या तो इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी पैटर्न पे, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन को रख करके। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, कोई संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन इन दोनों के योग से विभाजित करना है। तो 300 200 500, 565 और 35 कितना हो जाएगा, 100, यानी कि ये हो जाएगा 600। 600 से डिवाइड करना है उस संख्या में। तो हमें भागफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, इन दोनों का अंतर। अंतर क्या हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 6 13, 2 में से 2 0, अंतर के 3 गुने के बराबर, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमें भागफल प्राप्त होता है, यानी कि 210 भागफल प्राप्त होता है। और शेषफल के रूप में जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे इस नंबर में से कोई भी संख्या होगी उसमें से इसको घटाइएगा तो हमें 35 शेषफल प्राप्त होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, भाजक और भागफल को गुना करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ते हैं तो भाज्य मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 0 है, 1 2 3, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। क्लियर। और इसमें क्या करिए, 35 जोड़ दीजिए, तो 1 2 6 0 3 5। इसी में से तो इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, 35 मिलेगा, है ना। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। तो इन दोनों को गुना कीजिए, यहाँ पर लिखिए, और इसमें ये वाला नंबर जोड़ दीजिए तो हमें ये भाज्य मिल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा 126035, 126035। अगला प्रश्न देखते हैं, सरल करना है, एकदम सिंप्लीफिकेशन, आसान सा प्रश्न। 36 49 4, 6 4 10 9 19, ये हो जाएगा 9, यूनिट डिजिट पे 9 देख लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 3 7 1 8। अगला प्रश्न देखते हैं, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसे शेष दूरी को किस गति से तय करनी चाहिए ताकि औसत गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो।
जैसे मान लीजिए ये दूरी है, मानना क्या है ही 800 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी में से 300 जो किलोमीटर है, इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया जा रहा है, यानी कि ये टाइम हमें मिल जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम मिलेगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब उसे शेष दूरी क्या है हमारा 500, 800 में से 300 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 500। तो शेष दूरी तो हमें पता है, शेष दूरी कितना है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 300 है और ये 500 है। बेसिकली पेपर में इतना ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप एक बार समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शेष दूरी ये हो गया। उसे किस गति से, अब यहाँ का स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या होना चाहिए हमें पता, यहाँ पे टाइम भी पता होना चाहिए। किस गति से तय करनी चाहिए ताकि एवरेज स्पीड, अब एवरेज जो स्पीड है पूरा का दे रखा है कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एवरेज स्पीड जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, और पूरा दिया हुआ है 80 किलोमीटर, तो पूरा का पूरा हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो स्पीड यहाँ से समय निकल गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये हो जाएगा 0 0 2 चौके 8 और 2 दिए 6, यानी कि पूरा जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में वो 40/3 घंटा लग रहा है, और 40/3 घंटा यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आने में ये हो जाएगा आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 50, 5 6 30, यानी कि ये जो टाइम निकला हमें 6 घंटे का समय निकला। पूरा 40/3 घंटा लग रहा है, ये निकला हमें 6 घंटा, तो पूरे में से इसको घटाइएगा तो इसका ये टाइम नहीं निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं 40/3 माइनस 6, ये हो जाएगा 3, 40 6 दिए 18, और 10 में से 8 गया 2, और 3 में से गया 2/3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो 22/3 घंटे लग रहा है। अब समय हमें पता चल गया, डिस्टेंस दिया हुआ है, शेष दूरी को तय किस गति से तय करनी चाहिए ताकि उसकी एवरेज स्पीड जो हो वो 60 किलोमीटर पर आवर हो। तो यहाँ से इसका स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 50, ये चेक कर लीजिए, ये तो सही है ना, 10 में से 8 गया 2, और 3 में से गया तो 3, तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है 22/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, और 2 11 2 ये 25, 25 दूनी 50, यानी 250 दूनी कितना हो जाएगा 500, 25 ये 75, ये हो जाएगा 750/11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड होगा वो कितना होगा 750/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज़ पहले आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ तो देखिए, यहाँ से समय निकालना तो बहुत आसान है, 5 6 30, 6 घंटा तो सीधा सीधा दिख रहा है। बस ये आपको कैलकुलेट करना है, ये पूरा का पूरा जो टाइमिंग कितना ले रहा है ये, इसमें से इसको घटाइए, और जो समय निकल गया समय से आप क्या निकालेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है, तो समय क्या है, समय है 12 सेकंड, दूरी कितना है 210, और इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड और प्लस लड़के का स्पीड जो है वो कितना है, यानी कि व्यक्ति का स्पीड कितना है 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड का हमें वैल्यू मिलेगा। यहाँ से ये हटेगा 0, और 9 5 45, और 9 दूनी ये हो जाएगा 18, 5 चौके 20, काटिएगा इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 12x, और प्लस का हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24, 6 30, 3 12 कम 12 3 15 बराबर 210।
12x का वैल्यू जो मिलेगा आपको 210 में से 15 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 10 में से गया 9, ये हो जाएगा 1। x बराबर 12 एकम 12, 12 8 1 9, 12 12 एकम 12 7 19, 12 पंचे 60, 12 छक 72। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए। कैलकुलेट करने से पहले x इज इक्वल टू 195/12 है, मीटर पर सेकेंड में है, तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और ये हो जाएगा 5 तिये 15, 5 9 45, 9 तिये 27, 2 3 तिहाई 9 2 11/2, 2 पंचे 10, 2 आठे 16 और 2 पंचे 10, यानी कि 58.5 किलोमीटर पर आवर क्या होगा ट्रेन का स्पीड होगा, 58.5। ठीक है ना। यहाँ से जो निकल के आ रहा था वो मीटर पर सेकंड में आ रहा था, हमें क्या निकालना है, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से क्लियर, ये दो ट्राइंगल है। अब ए बी सी है, यहाँ पे है ए, ये हो गया बी और ये सी। ए है 40 डिग्री, बी है 55 डिग्री। अब डी की बात हो रही है, डी है 55 डिग्री, ई है 85 डिग्री और एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ डी है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा, मतलब क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सर्वांगसम करना है, मतलब एक दूसरे के बराबर करना है, सिमिलर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यानी कि जो ये एंगल है वही ये एंगल होना चाहिए, जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर में होना चाहिए और ये एंगल इसके बराबर में होना चाहिए। तो आप देखेंगे ए बी सी में b बराबर 55 डिग्री है और d की बात हो रही है 55 डिग्री। तो ए बी 55 है, तो ये वाला क्या है 55 जो है यहीं पे होगा, क्योंकि b के बराबर में क्या है d, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा। e बराबर 85 डिग्री, अब e क्या है 85 डिग्री है, तो ये 40 है, क्लियर, ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा। 40 ये 55 ये और ये क्या होगा, ये आपका e हो जाएगा, क्योंकि e कितना है 85 है। अब ये 85 है तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी 85 होगा। ये आपका 55 है, ये 55 है, ठीक है ना, ये तो हमें दिया हुआ है। उसके बाद ए 40 है, ए 40 है तो ये भी 40 होगा। अब ये हमें नहीं पता ये कितना है, बट यहाँ पे ई का जो दिया हुआ है वैल्यू वो कितना है 85 डिग्री, तो ये 85 तो हो नहीं सकता, तो जो ई होगा वही 85 होगा, तो ये 85 आ गया। ये 85 तो ये भी 85, ये 40 ये 40, तो डी ई और ये क्या बचा एफ। और एम ए बी बराबर है एफ डी के, तो एफ डी के बराबर है, क्लियर, ये भी फुलफिल हो गया। ए बी लाइन जो बराबर है वो किसके है, ये वाला लाइन किसके बराबर में है, इसके बराबर में, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो सर्वांगसम इसको प्रूफ करना है। तो देखेंगे ए बी सी सर्वांगसम किसके होगा, एफ डी ई के, ऐसा नहीं है डी ई एफ, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल क्या है आपस में बराबर है, तो ए बी सी इज इक्वल टू एफ डी ई। तो देख लीजिए ए बी सी सब में है एफ डी ई, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये सिंपल सा एक थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, सिमिलरिटी का जो थ्योरी आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं। दो रेलगाड़ियां जो समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है,
यदि उनकी लंबाई इतना और इतना मीटर है, वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो समय बराबर 10 सेकंड, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो जाएगा? 120 और 140, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 260, 260 बटे, अब दोनों रेलगाड़ियों दो रेलगाड़ियां जो समान चाल की है, यानी कि दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। एक की स्पीड x तो दूसरी की स्पीड भी क्या होगी? x। और रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। काट दीजिए, 2 13 दूना 26, जीरो से जीरो खत्म। x बराबर क्या हो जाएगा? 13। तो ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी, प्रत्येक ट्रेन की स्पीड वो कितनी होगी? 13 मीटर पर सेकेंड। ये सेकंड में टाइम दिया हुआ था, मीटर में क्या दिया हुआ था? डिस्टेंस दिया हुआ था। तो टाइम जो हमें स्पीड निकलेगा वो किस में निकलेगा? मीटर पर सेकंड में। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उनका HCF 17 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो आपको पता होगा, LCM SCF में जो भी संख्याएं होती है उनमें ऑलरेडी HCF रहता है। तो ये 5 और 7 का अनुपात है, तो 17 अगर इसमें HCF डालिएगा तो 17 पचे 85 और 17 सते 119। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है? 85 119। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, a प्लस 1/b टू द पावर r, a माइनस 1/b टू द पावर s डिवाइड बाई b प्लस 1/a टू द पावर r, b माइनस 1/a टू द पावर s का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इसको एक्सपेंड कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो इनको कैलकुलेट कीजिए। a b प्लस 1/b टू दी पावर r, यानी कि दोनों के पावर में r होगा, तो इसके पावर में भी r और इसकी पावर में भी r। ये चीज़ समझ में आ रहा है? इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आया। और मल्टीप्लाई में क्या है? ए बी माइनस 1/b। अब दोनों के पावर में क्या है? s है, तो यहाँ पे s, यहाँ पे s। डिवाइड करना है किससे? इससे। ए बी प्लस 1 टू दी पावर r और a टू दी पावर r इंटू ए बी माइनस 1 टू द पावर s एंड a टू द पावर s इज इक्वल टू, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, ए बी प्लस 1 टू द पावर r अपॉन में b टू द पावर r है, और यहाँ पे भी देखिएगा, ये इसको लिख ही लेते हैं। ए बी प्लस 1 टू द पावर r अपॉन में क्या है? b टू द पावर r, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर r अपॉन ए बी प्लस 1 टू द पावर r। यहाँ से ये और ये खत्म। अब इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा ए बी माइनस 1 टू द पावर s अपॉन में क्या है? b टू द पावर s, और इन टू में क्या हो जाएगा? इनटू में क्या हो जाएगा? a टू द पावर s ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? ए बी माइनस 1 टू द पावर s। ये और ये खत्म। अब यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन बी टू द पावर r, और ये क्या है? a अपॉन बी टू द पावर क्या हो जाएगा? s। अब पावर अलग अलग है, बेस हमारा सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस a अपॉन बी टू द पावर r प्लस क्या हो जाएगा? s। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। a अपॉन बी टू द पावर r प्लस s। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, इसको एक्सपेंड करना था। जितना जल्दी आप एक्सपेंड करेंगे उतना जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। बेसिकली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 144, और 144 में एक जोड़िएगा तो 145। 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 9 81 और 1 82। उसी तरीके 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो 11 11 121, और 121 में एक जोड़िएगा तो 122। अगला प्रश्न। वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अब यहाँ पे वर्तमान का स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पिता की आयु, ये फादर है और ये क्या है, डॉटर है। पिता की आयु पुत्री की आयु से क्या है, 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी है, यानी कि 2:1। यहाँ देखेंगे जो गैप जो है ये 2 का गैप है और यहाँ पर 1 का गैप है। तो दोनों के गैप को क्या करना होगा, पहले तो बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2। अब इसका गैप हो गया 2 और यहाँ पे भी गैप क्या है, 2। तो गैप बराबर हो गया। और ये कितने साल का है डिफरेंस, 3 और 1 4, यानी कि 1, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है 10 वर्ष बाद, यानी कि 1 बराबर किसके है, 10 साल के है। 1 बराबर 10 साल के है। तो जो पूछा जा रहा है निकाल दीजिए, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 1 बराबर 10, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 साल। वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो 10 साल उसकी एज होगी, उसकी बेटी की एज। पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 10 साल। 10 साल बाद अगर पूछा जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 20 साल हो जाता। पिता की पूछा जाता तो 10 दिए 30, पिता का 30 साल हो जाता। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्गों अर्थात कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि में अध्ययनरत पुरुष और महिला विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य में महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे टोटल तो दिया ही हुआ है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 7 6, 7 और 6 13, 7 6 13, 1 5 1 6, 6 4 10, 1 6 6 12 1 13। टोटल स्टूडेंट इतना है। किसका पूछा जा रहा है, कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य, वाणिज्य वाणिज्य हो गया। ये वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो महिला विद्यार्थी कितने हैं, 190। 190 बटे 1303, 1303 और गुना कर दीजिए इसे 100 से। कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 191230। इसको डिवाइड करना है 1303 से। 1303 एकम 1303, क्योंकि 1900 है, 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 9, और 8 में से 3 गया 5 3 8। क्लियर। अब यहाँ पे 0 आएगा। 13 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, यानी कि 4 से चला जाएगा। 4 3 12, 2 1, 13 चौके 52, यानी कि 14 14 देख लीजिए, ऑप्शन ए में ही है। आगे भी डेसिमल में आएगा आंसर। 14 निकल के आ गया, बस आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:1 है, तो 7:1 है कहने का मतलब एक का गैप, और यहाँ कितने वर्ष का गैप है, 3 वर्ष का गैप। तो 1 बराबर 3। तो कोहली का पूछा जा रहा है। कोहली है 7, तो 7 21, यानी कि 21 वर्ष होगा कोहली की आयु। अगला प्रश्न। इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा b²। द्विघात समीकरण का प्रश्न है। b² -4ac = 0,
बी स्क्वायर 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी के जगह पे 49 बराबर 0। 196 माइनस 9 चौके 36, 3 4 चौके 16, 3 19 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। यानी कि जैसे ही 0 बराबर 0 हुआ, यानी कि इनके जो मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी। वास्तविक है और समान मूल है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे पहले का जो सेट था उसमें भी सेम इसी तरीके का प्रश्न पूछा गया था, उसमें वास्तविक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो निगेटिव में आंसर आया था, ठीक है, और बराबर नहीं था 0 के, तो वो वास्तविक नहीं था। उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका मूल 1 प्लस रूट 3 है। क्वेश्चन नंबर 20। तो उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका मूल क्या है, 1 प्लस रूट 3 है, और ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब इस तरीके का मूल हो तो इसमें कॉन्सेप्ट है p प्लस अंडर रूट क्यू। एक मूल अगर होता है तो दूसरा मूल जो होता है वो क्या होता है, p माइनस अंडर रूट क्यू होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, तो आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, d, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2। तो यही प्लस माइनस की वजह से ही p प्लस अंडर रूट क्यू और p माइनस अंडर रूट क्यू होता है। अगर एक मूल ये है तो दूसरा मूल क्या होगा, ये होगा। और ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप देखेंगे यहाँ पे परिमेय यानी कि b का वैल्यू जो भी होगा परिमेय संख्या में होगा, अंडर रूट d ये अपरिमेय संख्या में होगा। क्लियर? या फिर रूट में भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ से द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वट, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वट, 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, एक 1 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 3। दो मूल हमें पता चल गया, दोनों का सम जो होगा प्लस माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए बी, यानी कि इन दोनों को गुना करना है, तो इन दोनों का गुना a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू वट, माइनस 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 बराबर 0। देख लीजिए कौन सा समीकरण है, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और उससे भी पहले x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। उसके बाद जब ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, द्विघात समीकरण का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अगला प्रश्न देखते हैं। सरल करना है, एक्सपेंड करना है, तो आप देखेंगे 15 15 15, यानी कि इसमें 15 15 सब में तो 15 आएगा ही, लास्ट में एक्स क्यू है तो एक्स क्यू निगेटिव में है तो निगेटिव में रहेगा, आगे तो कोई दिख नहीं रहा है एक्स क्यू वाला जो फॉर्मेट में हो, 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स है तो एक्स क्यू माइनस में है तो माइनस, प्लस वाले को हटा दीजिए, ये माइनस है और ये 15 15, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लस में 12 है, ये प्लस प्लस है, ये तो दोनों में सेम ही रहेगा, यहाँ प्लस में 12x है, ये माइनस में 12x है, तो आप देखेंगे 3x ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या देगा आपको 6 तिये 18x, ये माइनस का 18x मिल रहा है, और आगे एक प्लस का 6x है, 18 का 6x और प्लस का 6x क्या देगा रिजल्ट, माइनस का 12x। देख लीजिए माइनस का 12x किस में है, ऑप्शन बी। तो इसको बार बार यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन को भी थोड़ा सा देखते रहिए, ऑप्शन में किस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं।
2 4 के पावर में, मतलब ऊपर में जो बार दिया हुआ है, को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत कीजिए। यानी कि रेकरिंग का क्वेश्चन है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, 124 - 1। और जिस पे बार दिया हुआ है, जितने भी अंक पे, उतने क्या लिखना है आपको, 9 लिखना है। ठीक है, इसमें हो गया 1 2 3/99। 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी कि 41/33 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लगभग हर एक सेट में जो है आपको रेकरिंग का प्रश्न मिल ही जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये ट्रिपलेट तो है नहीं, तो आपको हीरोन्स फार्मूला पे ही इस क्वेश्चन के आंसर को निकालना होगा, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना होगा। तो उससे पहले आपको एस पता होना चाहिए। एस क्या होगा, a + b + c/2। तो 7 5 12, 12 10 22, 22 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 11। तो s का वैल्यू 11 मिल गया। अब एरिया निकालिएगा, तो 11 गुने s - a, 6 5 11, s - b 7 4 11, s - c 11 - 10 = 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए बाहर कौन सा निकल रहा है। तो एक ही है, 4 जो है ये बाहर निकल रहा है, और ये 11 6 66 जो है रूट के अंदर में रह जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 2 √66 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य ये है, उसके बाद इसमें क्या होता है, 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 120/100, और फिर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, यानी कि 95/100 और 95/100। इसको कैलकुलेट कीजिए, 100 100 कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10, 19 5 95, 5 दूनी 10 और 19 5 95, 2 2 6 12, और ठीक है, यहाँ पे 10 रहेगा, और 2 3 6, 19 19 से 361, और 3 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, 6 3 18, 1 3 3 9 1 10, और यहाँ पे 10 है नीचे में, तो इसमें 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 108.3 आ जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 8.3% अधिक है। सीधा सीधा दिख रहा है ना, 100 की चीज़ बेचने पे कितना जो भी है वृद्धि किया गया और डिस्काउंट दिया गया, तो जो कैलकुलेट होकर के आया 108.3 आया। तो सीधा सीधा दिख रहा है 8.3% की क्या होगी, क्रय मूल्य से मतलब ज़्यादा होगा, बढ़ोतरी होगी इसमें। 8.3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक चतुर्भुज का विकर्ण 32 मीटर लंबा है। तो एक चतुर्भुज ले लेते हैं। ये इस तरीके का चतुर्भुज है, और इसमें क्या बोला जा रहा है, एक चतुर्भुज का विकर्ण 32 मीटर लंबा है। ये क्या है, ये देख लीजिए, ये 32 मीटर लंबा है। इसके दो अंतरलंब 6 मीटर और 10 मीटर लंबे हैं, यानी कि ये जो लंब है ये 6 मीटर का है, और ये क्या है, ये 10 मीटर का लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री का बनाएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कुछ नहीं है, बेसिक सा है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को सम कर दीजिए, या फिर आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो आसान सा प्रश्न, 1/2 दोनों में होगा, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। और आप देखेंगे 32 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू वट, हाइट, उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेस जो है दोनों में कॉमन है, तो 32 हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, और जो हाइट है दोनों को जोड़ लेते हैं, 10 और 6
16 हो जाएगा। 2 16 दूना 32, 16 16 256, 256 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या है 6 प्लस 1/2 इंटू आधार क्या है 32 गुने ऊंचाई क्या है 10। इसी को हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया है। आगे बढ़ते हैं। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि एक लंबाई दूसरे की 3/4 हो, है ना। एक लंबाई दूसरे की 3/4 यानी कि 3:4 के फॉर्मेट में है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि 91 सेंटीमीटर और इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 बराबर 91, 13 7 91। और क्या पूछा जा रहा है, छोटे टुकड़े की लंबाई, तो इसको गुना कर दीजिए 13 से। 1 बराबर 13 तो 3 बराबर 13, तो ये क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। 91 सेंटीमीटर तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि एक लंबाई दूसरे की 3/4 होगी, यानी कि इनका जो रेशियो है कितना है 3:4 का रेशियो है। तो 3:4 का रेशियो टोटल हो गया। और टोटल कितना है 91, यानी कि दोनों का सम है 7=91। तो 1 बराबर 13, 1 बराबर 13, तो छोटे का पूछा रहा है, छोटा का क्या है 3 है, 13 3 39। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि इसमें प्रति वर्ष 4% की वृद्धि से 4% की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 4% कहने का मतलब 1/25, 25 बढ़ के 26 पहले साल में, फिर 25 बढ़ के 26 दूसरे साल में। 25 25 से 625 और 26 26 से 600 क्या हो जाएगा 76। कस्बे की वर्तमान संख्या जो ये दिया हुआ है, यानी कि 626 बराबर दिया हुआ है 2 2 4 3 7 5, ये बराबर इतना दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है ना, 2 साल के बाद कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 25 25 से 625 और 25 से इसको भी डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 25 25 अट्ठे 200, यहाँ पे हो जाएगा 24 25 अट्ठे 200, 25 नामा 225, 225 243 में से 225 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25 घटाइएगा तो 13 में से 8 5 13 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 187। और 187 25 छक्का 150, 25 सते 175, 175 7 5 12, 25 पंचे 125। इसको भी 25 से काट दीजिए। 25 दिए 75, 5 9 5 14, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 25 पंचे 125, 147। 25 घटाइए इसमें से, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 25 अट्ठे 25 नामा, यानी कि एक बराबर जो है वो आ गया 359 के। एक बराबर 359 के, तो इसका पूछा जा रहा है कि 359 से इसको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट डिजिट का भी हेल्प ले सकते हैं। तो 9 6 1 54, 9 6 1 54, 4 लास्ट में है ये, और ये तो नहीं होगा, 4 होगा, एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा तो कर लेते हैं। 54 4 5 9 7 63, 63 और 5 68, और ये हो जाएगा 6 और 54 54 और 6 ये हो गया 60, 6 पंचे 30 है ना, 6 पंचे 30 और 3 और 7 पंचे 35, 3 38। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 4 है और उससे पहले 8 आ रहा है, तो उससे पहले 8 4 4 से पहले 8 एक ही ऑप्शन में है। अगर 8 यहाँ पे भी होता फिर आगे कैलकुलेट करते एक और नंबर, फिर यहाँ पे जोड़ करके लिखना पड़ता, बट यहाँ पर मैं 4 से पहले 8 हमें दिख गया यहाँ पे, तो आगे कैलकुलेट करके जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 8 4 आ गया, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप कैलकुलेट करके पूरा दोनों को गुना करके भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो। पेपर में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रवि ने इतना रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद राजू
1 लाख रुपए का निवेश करके उसके व्यवसाय में सम्मिलित हो गया। तो ठीक है, ये 12 महीने के लिए रहता है रवि। कितना का निवेश करता है? ये निवेश करता है 50,000। उसके बाद 6 महीने बाद, यानी कि ये 6 महीने के लिए कितना करता है? 1 लाख। 1 लाख का निवेश करके शामिल हो जाता है इस व्यवसाय में। रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद वर्ष के अंत में, है ना, 1 वर्ष में उन्होंने इतना रुपए का लाभ अर्जित किया। राजू का हिस्सा कितना होगा? तो ये है राजू और ये है रवि। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये है 4 जीरो, ये 4 जीरो खत्म। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 10, यानी कि 1 बराबर 1। तो लाभ भी क्या होगा? बराबर बराबर बटेगा। तो 63 का आधा कितना हो जाएगा? 31.5, यानी कि 31,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का रेशियो क्या है? बराबर है, तो लाभ भी क्या होगा? बराबर होगा। और टोटल कितना है? 63,000। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 31,500। यदि एक त्रिभुज के 2 कोणों की माप इतना इतना है तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण की माप क्या होता है? 8 6 14, 140। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो रेस्ट कितना होगा? 40 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितना होगा? तो ये बेसिकली ये क्लॉक का रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट इसमें दिया हुआ है तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए, जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। ये तो आपको पता है। 1 घंटे में मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना बनाएगा? 360। और 1 मिनट में 6 डिग्री, 0 से 0 खत्म। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे है कितने मिनट? तो 6 दूनी 12, 120 और 20, 140 मिनट। तो 140 मिनट में 140 से गुना कर दीजिए इसको। 14 छक 84, यानी कि 840 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्लॉक का आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, क्योंकि क्या होता है ना, सेट में मिक्सिंग क्वेश्चन रहते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पता नहीं चल पाता है, जो ये मैथ का है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोई नहीं, इसमें अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, उनका भी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो आपको सेट कैसा लगा? ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको सेट कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आप कौन से ऐसे पेपर का तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहीं आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भरसक प्रयास किया जाएगा उसको सॉल्व करने का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 17 तारीख से, जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया जा रहा है। जितना ज़्यादा आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जितना ज़्यादा आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और क्या होगा, और भी ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।